नमस्कार दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरत होगी कि दुबई की किस्मत बदलने की शुरुआत सिर्फ 440 से हुई थी। 1937 में दुबई भी ब्रिटिश कंट्रोल में होता था और ब्रिटिश इंडिया की तरह यहाँ पर भी इंडियन रूपी ही चलती थी। ब्रिटिशर्स को दुबई की स्टडी चेक लोकेशन ट्रैवल करने के लिए हाथ से बहुत आइडिया ग रही थी, क्योंकि यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के ठीक सेंटर में मौजूद है। ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज दुबई के समंदर में फ्लाइंग बोट्स की बेस बनाना चाहते थे और फिर उन्होंने दुबई के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। लॉन्ग रेंज अंपायर फ्लाइंग बोट्स यूके से दुबई के समंदर में लैंड करती थी और फिर रिफ्यूलिंग के बाद उनको ब्रिटिश इंडिया और एशिया के दूसरे हसन में भेजो जाता था। इस बेस का मंथली रेंट सिर्फ 440 था, जिसमें वहां मौजूद गार्ड्स की सैलरी भी शामिल थी। कौन जानता था कि कुछ ही सालों के बाद यह दुनिया के सबसे बिजी विस्फोट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ की अपनी एयरलाइन अच्छे अंकों को टक्कर दे पाएगी। एमिरेट्स एयरलाइन को किस मुश्किल घड़ी में बनाने का फैसला किया गया और आखिर एक छोटी सिटी से उभरते वाली ये एयरलाइन इतने कम वक्त में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कैसे बन गए? पीपी शो की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 1950 में दुबई के रोलर शेख राशिद बिन शहीद अल मकतूब को अच्छी तरह मालूम था कि उनके पास तेल के जितने रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 30 से 40 साल ही चल सकते हैं। उनको जल्द से जल्द कोई अल्टरनेट इनकम सोर्स बनाना था। उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स दुबई की लोकेशन को इस्तेमाल करके अपनी एयरलाइंस को एक स्टॉप ओवर फ्राम कर रहे हैं और दुबई को सिर्फ मामूली सा रेंट ही मिलता है। यही देखते हुए दुबई के रोलर ने 1959 में दुबई एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया। 1960 में दुबई एयरपोर्ट पहले बार लॉन्च किया गया तो इसमें सिर्फ एक अप्रन एक छोटे कमरे जैसा टर्मिनल और एक रनवे होता था, वो भी पक्का नहीं बल्कि रेट को कंप्रेस करके बनाया गया था। इस रनवे पर सिर्फ छोटे डगलस DC-3 जैसे एयरक्राफ्ट्स ही लैंड कर सकते थे। 1965 में प्रॉपर मेटल रनवे बनवाने के बाद दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला पहले जेट एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट एयरलाइंस का कमेंट था। हर गुजरते साल दुबई के रोलर एयरपोर्ट में नई और लेटेस्ट फैसिलिटीज़ लॉन्च करवाने लगे। 1969 में यहाँ 9 एयरलाइंस कम कर रही थी जो 20 डेस्टिनेशंस ऑफ़र करती थी और 1980 में दुबई एक इंटरनेशनल स्टॉप ओवर बनकर उभरते लगा, जहां और इंडिया, कैफे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशिया एयरलाइंस जैसे नाम रिफ्यूलिंग करने के लिए रुकते थे दुबई से पहले। इस रीजन में यह तमाम फ़्लाइट्स पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रिफिलिंग के लिए रुकती थी और देखते ही देखते दुबई अपने कराची एयरपोर्ट की सारी ट्रैफिक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली। उसे वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के दरमियान ट्रैवल करने के लिए गल्फ और को इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहरीन की एयरलाइन पूरे मिडिल ईस्ट को अगर अच्छी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लेनी होती थी तो वो पहले गल्फ और के जारी दुबई आते थे और फिर वहाँ से अपने इंटरनेशनल सफ़र का आगाज़ करते थे। 1980 में दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूब, जो उसे वक्त दुबई के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको गल्फ और ने ऑफ़र दी कि वह सिर्फ यह अनाउंस कर दें कि गल्फ और दुबई की ऑफिशियल एयरलाइन है। इससे गल्फ और को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी मिलन शुरू हो जाएगी और उससे दुबई को भी काफ़ी फ़ायदा होगा और बदले में दुबई को गल्फ और के 50% स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। पर शेख मोहम्मद ने इस डील से इनकार कर दिया। गल्फ और में सोचा कि हम खामखा पूरे मर्डर इससे पैसेंजर लाकर दुबई को देते हैं और वो पैसेंजर किसी और इंटरनेशनल फ़्लाइट रूट में चले जाते हैं, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। लिहाजा गल्फ और ने शेख मोहम्मद के माना करने के बाद दुबई जान वाली तमाम फ़्लाइट्स को बैन कर दिया। गल्फ और का यह फैसला दुबई के इंटरनेशनल स्टॉपओवर को खास नुकसान पहुंचाने लगा। यही वो वक्त जब शेख मोहम्मद बिन राशिद ने अपनी खुद की एयरलाइन एमिरेट्स लॉन्च करने का इरादा किया। इस इरादे को हकीकत में बदलने का मतलब था पहले से इस्टेब्लिश्ड एयरलाइन से टक्कर लेना, जिसमें गल्फ और जो उनका पहले राइवल था। इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्थहान्सा और इंडिया एयरवेज वो बड़े बड़े नाम थे जिनके खिलाफ एमिरेट्स को ऑपरेट करना था। अब ये कम जितना सुनने में मुश्किल लग रहा है,
यह हकीकत में इससे भी कहानी ज़्यादा मुश्किल था। उसे वक्त एक बोइंग 737 की प्राइस $25 मिलियन थी। इसके अलावा पायलट्स, क्रू और इंजीनियर भी ट्रेन करने थे। इसमें अलग से यानी कल मिलकर दुबई को एक नई एयरलाइन पर कम से कम 6 से 7 करोड़ डॉलर्स खर्च करना पड़ रहे थे, और उसके बाद भी क्या पता एयरलाइन चले या नहीं। यहाँ पर दुबई के शेख ने स्मार्टली खेल और पाकिस्तान से मदद मांगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन दुबई को 2 बोइंग 737-300 लेज भेजी है। इन जहाज़ पर एमिरेट्स की ब्रांडिंग की गई, जबकि पायलट्स, क्रू और इंजीनियर सब कुछ भी कहा था। इन प्लान्स को चलाया तो एमिरेट्स के नाम पे जाता था, लेकिन मैनेजमेंट साड़ी पिया की थी, और इस कम के बदले में दुबई के शेख ने पिया को 1 करोड़ अदा की है। यानी जो कम 7 करोड़ डॉलर्स में होना था वही अब 1 में हो गया। एमिरेट्स की पहले फ़्लाइट 25 अक्टूबर 1985 को दुबई से कराची तक गई। इसके बाद मुंबई, दिल्ली, कोलंबो, ओमान और करो जैसी डेस्टिनेशंस को भी शामिल किया गया। एमिरेट्स के पहले ही साल में 2,600,000 पैसेंजर ने सफ़र किया, और इसी एक साल के दौरान शुरुआती 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल आई। 1987 में जब एमिरेट्स ने खुद के एयरप्लेन्स खरीद लिए तो पिया को उनके प्लान्स वापस कर दिए गए। 1990 की शुरुआत में गल्फ वार के दौरान जहां बाकी तमाम एयरलाइंस ने मिडलिस्ट के ऑपरेशंस बैन कर दिए थे, वही एमिरेट्स यह मौका अपने हाथ से नहीं कामना चाहती थी। गल्फ वार के आखिरी 10 दोनों में मिडिल ईस्ट या अरब कंट्रीज़ के दरमियान अगर कोई एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी तो वो कोई और नहीं बल्कि एमिरेट्स ही थी। इस दौरान एमिरेट्स ने उन पैसेंजर को भी टारगेट किया जो नॉर्मली कंपीटिटर्स एयरलाइंस को इस्तेमाल किया करते थे। नए पैसेंजर्स ने एमिरेट्स में वह फैसिलिटीज़ भी पाएं जिसके लिए दूसरी एयरलाइंस एक्स्ट्रा चार्ज करती थी, जैसा कि पर्सनल एंटरटेनमेंट सिस्टम, लग्जरी केबिन और बेहतरीन यह डांस। एमिरेट्स को तरक्की नई ऊंचाइयों तक ले गया, और बाद में लॉयल पैसेंजर के लिए एमिरेट्स ने स्काई अवार्ड प्रोग्राम भी लॉन्च किया। अब इंटरनेशनल पैसेंजर के साथ साथ दुबई की बढ़नी हुई पॉपुलैरिटी ने भी एमिरेट्स एयरलाइंस की सक्सेस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंच दिया। बल्कि यह भी कह सकते कि दुबई की पॉपुलैरिटी के पीछे भी काफ़ी हद तक एमिरेट्स का ही हाथ रहा है। वह ऐसे एक दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़्लाइट रूट यूरोप टू साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। अगर यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल ली जाए तो ये एक दूसरे से 14,800 किलोमीटर दूर है। ये इतना बड़ा डिस्टेंस कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट कर नहीं कर सकती। इसमें ज़्यादातर फ़्लाइट्स को कहानी ना कहानी रिफ्यूलिंग के लिए स्टॉप लेना पड़ता है। इस रूट पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा एमिरेट्स एयरलाइंस को होता है, क्योंकि एमिरेट्स ने अपना हब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया हुआ है। दूसरी फ़्लाइट्स को जहां स्टॉपओवर करने के लिए एयरपोर्ट्स को एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ती है, वही एमिरेट्स पैसेंजर को दुबई में स्टॉप ओवर देकर ना शरीफ अपनी कॉस्ट भी बचती है, बल्कि पैसेंजर को भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पे टिकट सेल कर सकती है। और इससे दुबई में भी विजिटर्स का ट्रैफिक बढ़त है, क्योंकि आफ्टर जो कई लोग आगे जान से पहले 1-2 दिन दुबई में भी रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा प्लेन का फ्यूल टैंक अगर फुल होता है तो प्लेन की फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्यूल का मतलब है एक्स्ट्रा वेट, और एक्स्ट्रा वेट की वजह से प्लेन के इंजन को ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसकी नतीजा में ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है। एमिरेट्स एयरलाइन का हब क्योंकि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के सेंटर में है, इसी वजह से वो अपने प्लेन के टैंक्स फुल नहीं करते ताकि ज़्यादा अच्छी फ्यूल एवरेज मिल पे। इस तरह वो पैसेंजर को दुबई में एक्स्ट्रा 1 घंटे का स्टॉक देकर फ्यूल की मैड में काफ़ी ऐसे भी बचा लेते हैं। इसके वृक्ष दूसरी एयरलाइंस अगर दुबई में स्टॉप ओवर कॉस्ट बचाने की कोशिश करती है तो उनको प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल डालना पड़ता है, जिसे उनकी इकोनॉमिक्स बिगड़ जाती है। एमिरेट्स की सक्सेस के पीछे सिर्फ उनकी मार्केटिंग और लाजवाब सर्विस ही नहीं बल्कि एक ऐसी स्ट्रीट्स भी है जिसको उन्होंने कई सालों तक दुनिया से छुपाई रखा। और बस 380 आज दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल जेट है। एक वक्त में यह 850 रुपये पैसेंजर आसानी से बोर्ड कर लेट है, पर हैरत की बात यह है
कि ज़्यादातर एयरलाइंस जो एयरबस A380 इस्तेमाल कर रही वो इस जॉइंट से प्रॉफिट नहीं काम रही। सिर्फ एक ही एयरलाइन है जो एयरबस A380 से प्रॉफिट काम रही है, और वो है एमिरेट्स एयरलाइन। यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ एमिरेट्स ही इस जेट को प्रॉफिटेबल बना रही है। तो आखिर एमिरेट्स ऐसा क्या करती है जो दूसरी एयरलाइंस नहीं कर पाती? ये राज एमिरेट्स ने कई सालों तक छुपा कर रखा, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जब और फ्रांस ने अपने A380 को रिटायर करने का फैसला किया, तो इस मौके पर एमिरेट्स के सीईओ का कहना था कि और फ्रांस को 10 एयरबस A380 इस खरीदने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि इससे यूनिट मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। एयरबस A380 एक बहुत ही जॉइंट एयरक्राफ्ट है, जहां वो एक वक्त में इतने ज़्यादा पैसेंजर सपोर्ट कर सकता है। वही इसका सबसे बड़ा मसाला इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। एमिरेट्स के पास 119 A380 है, और वो भी से मॉडल के 1995 में एमिरेट्स ने फैसला किया था कि वो एक ही मॉडल के ज़्यादा जहाज़ खरीदेंगे आज, और बस A380 की कीमत $450 मिलियन है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा कमर्शियल जेट है। लेकिन एक साथ ज़्यादा जहाज़ खरीदने से डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलता। एमिरेट्स एयरलाइन ने एयरबस के साथ बुक डील क्रैक की, और इस तरह उनको यूनिट प्राइस में काफ़ी डिस्काउंट मिला। और उन सब की मेंटेनेंस के लिए भी एमिरेट्स ने अपना इन हाउस यूनिट बना रखा है। इनके स्पेयर पार्ट्स भी सारे एक जैसे और एक साथ ऑर्डर किया जाते हैं, और यहाँ पर भी एमिरेट्स अच्छी खासी सेविंग कर लेट है। इसके बरक्स अगर दूसरी एयरलाइंस को देखा जाए तो ज़्यादातर के पास अलग अलग जेट मॉडल है, और इसी डिफरेंस की वजह से वो मेंटेनेंस थर्ड पार्टी ऑपरेटर से करवाते हैं, जिसका मतलब है कि वो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। आज एमिरेट्स दुनिया का सबसे बड़ा ना सिर्फ एयरबस A380 का ऑपरेटर है, बल्कि बोइंग 777 की कलेक्शन में भी पहले नंबर पे आता है। एमिरेट्स के पास 119 A380 और 148 बोइंग 777 है। यहाँ तक कि एयरबस A380 के जितने भी यूनिट्स दुनिया में मौजूद है, उनका 50% सिर्फ एमिरेट्स ऑपरेट करता है। यह मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी पैसेंजर पर किलोमीटर के हिसाब से दुनिया की चौथी और टन किलोमीटर के हिसाब से दुनिया की दूसरी बड़ी एयरलाइन कहलाई जाती है। 1998 से लेकर आज तक 4000 अब पैसेंजर एमिरेट्स को इस्तेमाल कर चुके हैं, और इसी पीरियड के दौरान एमिरेट्स 3.5 करोड़ टन का कार्गो डिलीवर कर चुका है। ये दुनिया की वाहिद एयरलाइन है जो अपनी हिस्ट्री में कभी भी घाटे में नहीं गई। देखा जाए तो हर साल इन्होंने 2000